तो मैं इस पहली बात तो हरियाणा के उस स्टेट्स के जो भी कॉम्पोजिशन उससे ज्यादा ये क्या शो का, ये क्या इससे वो शो करना चाह रहे थे, कौन सी शक्ति इससे दिखाना चाह रहे थे मोदी जी की भाई मतलब इंडिया गठबंधन अगर एक कुछ करेगा तो हम भी कुछ करेंगे, कुछ जवाबी कव्वाली थी क्या ये, और इससे क्या हासिल हुआ? और ये जरा इस पे भी आपका कि राज्यपालों को बुला के, दूसरे प्रदेश के राज्यपाल को बुला के यहाँ पे इस शपथ ग्रहण में क्या मैसेजिंग थी प्रेम कुमार साहब? जी जी, शुक्रिया आनंद जी। देखिए, ये आयोजन जो बीजेपी ने किया वो एक तरह से साइकोलॉजिकली एक समारोह के जरिए पूरे देश में अपने नेताओं, अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं सबको एक संदेश देने की कोशिश की और अपने आप को एक तरह से ये जताया, समझाने का प्रयास किया कि हमने कुछ पा लिया है। क्योंकि जो कुछ भी बीजेपी ने पाया वो बहुत आसानी से नहीं पाया। जम्मू कश्मीर में जो गंवाया वो बहुत बड़ी बात गंवाई। जब मोदी जी कहते हैं या उनके लोग कहते हैं, मोदी जी ने भी कहा है भाषण में, जिस दिन दिल्ली में उन्होंने भाषण दिया था जीत के बाद, कहा था कि जैसे पहलवानों, किसानों, सभी वर्ग का उनको समर्थन मिला। इस तरह से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि पहलवान का आंदोलन नहीं था या किसान का आंदोलन नहीं था या अग्निवीर जैसे मुद्दे नहीं थे, ये उन्होंने जताने की कोशिश की थी। तो जम्मू कश्मीर से उसका मतलब लेने से तो फिर मामला बिगड़ जाता है। वहां तो मतलब निकलता है कि अनुच्छेद 370 को रिजेक्ट कर दिया, कि 35A को रिजेक्ट कर दिया, वहां बात चली जाती है। तो यहाँ पर क्या समझाएं, क्योंकि आने वाले 2 राज्यों में के चुनाव में भी जाना है। तो उस चुनाव से पहले इसको एक ग्रैंड इवेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश की, और ऐसे समय में गलतियां वो करते हैं, गलती को ही वो सही मानते हैं। राज्यपालों को बुलाना, स्वयं भी जो आमंत्रित थे प्रधानमंत्री के तौर पर मुख्य अतिथि बनकर के वहां आमंत्रित थे। अब हर राज्य के समारोह में तो प्रधानमंत्री जाते नहीं, वो केवल बीजेपी के ही मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं। तो अगर वो बीजेपी के नेता के तौर पे जाते हैं, प्रधानमंत्री तो पदे नहीं, वहां जाते तो ठीक था, लेकिन मुख्य अतिथि बन करके वहां पहुंचना, वो भी प्रधानमंत्री के तौर पर, यह भी क्वेश्चनेबल प्रश्न है। और इसके अलावा राज्यपाल की तो ऐसे मौके पर कोई भूमिका ही नहीं होनी चाहिए। 13 राज्यों के 18 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये गिना रहे हैं कि इतने सारे लोग वहां पहुंचे। तो आपने सही बताया कि उप मुख्यमंत्री को बुलाने में भी जो पॉलिटिक्स रही है, उत्तर प्रदेश से शुरू होकर देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंची और काफिला जो है इनका बढ़ता गया। पर इससे संदेश देने की साफ तौर पर यही कोशिश है कि हमने बहुत बड़ी जीत जैसे हासिल की है। हरियाणा में तीसरी बार जीत ली है और ये रिकॉर्ड हो गया है, इतिहास हो गया है। सब लोग जो बोलते थे वो लोग तो सही बात देख ही नहीं पाते कि जनता दिल से हमको कितना चाहती है। सारे दिल्ली में जो आकलन करने वाले लोग बैठे हैं वो सब झूठे निकले और जो सच वही है जो हम आपके सामने उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि ये जबरदस्ती की जो जीत है, जो चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयोग जो जिस तरीके से सफेद झूठ बोल रहा है कि गिनती 8:30 बजे के बाद होती है और उससे 9:15 बजे तक या 9:30 बजे तक जो भी आंकड़े आते हैं वो फर्जी आते हैं, वो नॉनसेंस होते हैं। ये सारी बातें जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही, जबकि मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले एक शो भी किया, वो सारे आंकड़े रखते हुए जो कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पे दर्ज है, और उन सभी आंकड़ों में वही परिणाम है। 74 सीटों पर कांग्रेस बैलेट पेपर में, जो परिणाम उस दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाए जा रहे थे। तो उस नॉनसेंस को इन्होंने वेबसाइट में जगह कैसे दे दी, मेरी समझ में नहीं आता। जो बातें अगर नॉनसेंस है तो वो चुनाव आयोग की वेबसाइट में कैसे फैक्ट बन करके दर्ज है। और भी बहुत सारी बातें उसमें दिखती हैं जो बताती हैं कि ये चुनाव आसान चुनाव नहीं है, ये चुनाव रिग हुए हैं। और ये इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया था अंतिम रूप से 67.09 पर 90 पर
परसेंट का, बात वहीं पर चली जाती है, लेकिन क्षमा इसलिए कि बात वहां चली ही जाती है। इतना उत्सव मनाएंगे उतना इधर बात जाएगी उस पर कि 67.9% जो आंकड़ा उन्होंने दिया उसके हिसाब से 1,38,00,000 से ज्यादा वोट पड़ने चाहिए, लेकिन वोट उससे 1.25 लाख कम पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग का काउंट कर लीजिए, पूरा ईवीएम का मशीन, आप इलेक्टोरल वोट का भी 76,000 समथिंग वोट आप जोड़ लीजिए, तब भी जो वोट हैं वो कम पड़ जाते। तो प्रश्न है ना, जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि इतने वोट पड़े, इतना महिलाओं ने डाला, इतना पुरुषों ने डाला, इतना थर्ड जेंडर ने डाला, और वो वोट जो है कम हो गए इलेक्टोरल वोटिंग मशीन में। ऐसा तो है नहीं बैलेट पेपर की गिनती की इतने वोट रद्द हो गए, ईवीएम में तो रद्द भी नहीं होता है, तो सारे वोट काउंट होने चाहिए, एक भी वोट कम नहीं पड़ने चाहिए। तो 2.25 लाख वोट, यही वो फिगर है, यह लगभग यही अंतर भी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट का, और ये फिगर इतना बड़ा है जिससे कि पूरा चुनाव परिणाम इधर से उधर हो सकता है। तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? बोल ही नहीं रहा है, चुप है। आप इसके अलावा एक झूठ इम्प्लांट कर रहे हैं कि जो भी टीवी चैनल दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो टीवी चैनल है उसकी क्रेडिबिलिटी को इस तरीके से धत्ता बताया गया है कि वो एक बार आके बोल भी नहीं रहे कि नहीं हम झूठ नहीं दिखाते हैं, गलत नहीं दिखाते हैं, हमारा ये सोर्स है, हम ऐसे दिखाते हैं, बोल भी नहीं रहे, आप समझिए। तो ये पूरा चीज को अगर हम एनालाइज करें तो बात वहीं पर जाती है कि सबकी क्रेडिबिलिटी को इस सरकार ने खत्म कर दिया है, और ये उत्सव जो है उसी बात का उत्सव है। इन्होंने जुडिशियरी को भी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी गणेश उत्सव वाला दृश्य बना करके। इन्होंने आपको चुनाव आयोग की खत्म कर दी कि उसको नियुक्त हम ही करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, जो चीफ जस्टिस का भी फैसला खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने चुनाव आयोग के जरिए मीडिया पर ये बोल करके ये जो दिखाते हैं चुनाव के आंकड़े वो सब फर्जी दिखाते हैं। उन्होंने मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। किसी संस्थान की क्रेडिबिलिटी को इन्होंने रखा ही नहीं, सभी को एक दूसरे के हिसाब से खत्म किया। ये उसी बात का उत्सव है जिसमें उनके अपने बने बनाए लोग जो उनकी इच्छा और आकांक्षा पर पद पर बैठे हैं उनको इकट्ठा करके अपने इस उत्सव को उन्होंने मनाया है, हार को जीत में बताया है। जी प्रेम जी, मैं एक चीज आपसे जरा, इसलिए कि जो दो चीजें हैं, एक जो पास्ट में जो बेईमानी हो रही है वो हम सब लोग देख रहे हैं, आगे इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि कहने को तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड हैं और हम कितनी बढ़िया लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। अब खैर इस पे क्या उस पे वो बोला जाए। मैं दो चीजें कल भी मैंने कहा था, आज फिर मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि हम लोग जितने भी मंच पे जाएं इस पे जरूर बात करें। सामने महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव है मेरे हिसाब से, और महाराष्ट्र में तो, झारखंड में दिक्कत हो सकती है, महाराष्ट्र में ना मैन पावर की दिक्कत है ना मनी पावर की दिक्कत है। वहां किसी भी पार्टी को इस तरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे जो वो यूपी बिहार के लोग नहीं है, वहां पे जो भी नेतागिरी करता है वो अपनी रोजी रोटी का पहले ख्याल करके करता है, नेतागिरी में आने से पहले उसके पास या तो शुगर मिल है या डेवलपर है या बिल्डर है या कोई व्यवसाय कर रहा है, उसका व्यवसाय पॉलिटिक्स नहीं होता है। यहाँ तो पॉलिटिक्स इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिक्स हो गई तो पुलिया में किस पे क्या क्या करो। खैर मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप सेंसिटाइज करें, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, हम लोग को इस पत्रकार करना चाहिए कि जब वोटिंग पड़ जाती है, जब वोट पड़ जाते हैं तो वहां पे 17C फॉर्म दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि भाई इतने, वो सबके सामने दिखा के होता है। मैं 2024 को छोड़ के 77 में हेमवती नंदन बहुगुणा के समय में उनका पोलिंग एजेंट बना था, और 2019 तक मैं कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं। वहां पे बहुत आसानी से अगर आप अपने पोलिंग एजेंट से कहिए कि मुझे 17C चाहिए तो वो 17C आपको मिल सकता है। वो मक्कारी होती है जो लोग जल्दी भाग जाते हैं, और अरे हो रहा है ठीक है दे देंगे, और ये कहीं नहीं होता है कि नहीं दिया जाए, ये झूठ बात है। हो सकता है कि अगर 500 बूथ हैं उसमें 5 बूथ पे कोई आनाकानी करे, लेकिन 495 बूथ पे अगर आप 17C मांगेंगे तो आपको मिलेगा, और वैसे भी वो देने की प्रक्रिया।
लोगों को ये बताना जरूरी है कि 17C हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर 17C आ जा रहा है तो कितने वोट पड़े वो आपको मिला के ही उसमें दस्तखत होगी, पोलिंग अफसर जो है वो आपको दे देगा। नंबर 1। नंबर 2 मेरा ये भी है कि वहां पे मतगणना स्थल पे मनाही होती है फोन ले जाने की, लेकिन वहां पे फोन के जो पोलिंग बूथ है वहां पे मेरा कहना यह है कि जब खत्म हो रहा हो तो आप बैटरी कितनी है इसकी फोटो खींच लीजिए। मैं ये सेंसिटाइज करने के लिए कह रहा हूं कि आने वाले उसमें ये रिपीटिशन फिर हो सकता है। मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि अगर इसको भाई आपको इन्हीं लोगों के साथ रहना है, ये तो इसी तरह से बेईमानी करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती रहें, लेकिन हम और आप एक अगर हम लोग एक यूट्यूब पे इस तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, इस पे मैं एक आपकी जरा रिएक्शन चाहूंगा। प्रेम कुमार जी। जी जी आनंद जी, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये फुल प्रूफ व्यवस्था के लिए सिस्टम से बहुत सारे स्टेजेज हैं कि जिसमें चुनाव आयोग ने स्वयं बनाया है ताकि पारदर्शिता रहे और निष्पक्षता रहे और कोई किसी किस्म का शक पैदा न हो। इसमें सबको इन्वॉल्व किया है कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी कि हम 17C के फॉर्म को इतना महत्वपूर्ण माने कि हर आदमी जा करके ले। हम लोग तो इस तरह से आदी रहे हैं कि बूथ का एजेंट बन करके भी कहीं है तो चलो छूट गया 17C तो क्या हो गया, इसी तरीके से आदी रहे हैं, ऐसे ही चला है। लेकिन आज जैसे एक उदाहरण लीजिए कि सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब ये कैमरे किसके लिए लगे हुए हैं ये जरूरी है। किसके लिए का मतलब है कौन उस कैमरे को देख सकता है। उस कैमरे को सिर्फ तो चुनाव आयोग देख सकता है, आप और हम चाहेंगे तो वो देखना बहुत मुश्किल काम है। तो वो कैमरे सीसीटीवी मेरे किस काम के? हमें जिस पर शक है उसी के लिए हमें सीसीटीवी देखना है, और वो सीसीटीवी वही देख सकता है, वही दिखा सकता है। तो ये सीसीटीवी कैमरे का हम क्या करें, ये एक बड़ी बात है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन बिहार में शराब पीने से आज बहुत सारे लोग मारे गए हैं, मर रहे हैं, संख्या बढ़ रही है सारण और सीवान के आसपास। उस प्रदेश में शराबबंदी लागू है। भाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं शराब पीना बहुत गलत बात है, ये तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, लेकिन सच्चाई क्या है? शराब पी करके उसी प्रदेश में लोग मर रहे हैं ना। तो क्या मुख्यमंत्री ये बोल करके कि भाई हमने तो पूरा एकदम फुल प्रूफ किया हुआ है, शराबबंदी है हमारे प्रदेश में, कोई मर रहा है तो ये उसको नकार दें या चुप रहें या सांत्वना दें या बोले शराब निषेध पर ज्ञान दे दें? इससे क्या शराब पी करके मरने वाली घटनाएं बंद हो जाएंगी, या बंद हो गई हैं, या आगे नहीं होगी? ठीक वैसे ही चुनाव आयोग जो कह रहा है, कहता है कि ईवीएम सब ओके है, परफेक्ट है। ईवीएम का मतलब क्या है? ईवीएम तो तब भी था जब वो प्रयोग के स्तर पर ईवीएम लाया गया था। उसके बाद उसमें कितने सारे मॉडिफिकेशंस हुए। उसकी आशंकाओं को दूर करने के लिए वीवीपैट आया। वीवीपैट आज तक 100% लागू नहीं हुआ। वो सारी चीजें, वो भी ईवीएम का ही पार्ट हो गया वीवीपैट। वो काला शीशा वाला दौर भी हमने देखा। इस बार वो काला शीशा वाला खत्म है, नहीं है, लेकिन काले शीशे क्यों लगे थे जो हमें पता ही नहीं चलता था हमने किसको दिया। तो ऐसी नई नई बातें वो इंट्रोड्यूस करते हैं और सब है पार्ट ऑफ ईवीएम। आज जो घटनाएं घट रही हैं ईवीएम के 99% चार्ज होने की, तो हम ये चार्ज हो क्यों रहा है इसका जवाब हमको चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो आनंद वर्धन जी सजेशन दे रहे हैं कि ईवीएम का फोटो उस समय खींच लेना चाहिए, लास्ट में कितना परसेंटेज था। अरे कितना मिलान करेंगे आप? हर जगह तो बेईमानी ही है। जिसकी जिम्मेदारी है बेईमानी नहीं होने देने की, वो आमादा है बेईमानी करने पर। तो आप फोटो ही ले लेंगे तो क्या फोटो दिखा भी देंगे तो जाओ अदालत में जाओ, लड़ लो, बात कर लो। पहले होता था कि अदालत में जाओ, कोई बोलता था हम अदालत में जाएंगे, तो लोग डर जाते थे कि अरे अदालत में जाएगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। आज लोग कहते हैं हिम्मत हमसे क्या बात करते हो, जाओ अदालत में। इसका मतलब है कि अदालत में जाओ और 10 साल तक मुकदमा लड़ो, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तो अब ये ऐसे ही कह रहे हैं कि ईवीएम में एकदम फिट है, जिसको चैलेंज करना है अदालत में जाके चैलेंज करिए।
तो अदालत में जाके आप करते रहिए, 5 साल में इलेक्शन का खत्म हो जाएगा, ये फिर नया ईवीएम से वोट चुराने का कोई और तरीका निकाल लाएंगे। अब उसको साबित करने के लिए आनंद बर्धन जी तर्क देंगे कि एक और फोटो इस एंगल से ले लेना चाहिए। हम कितना फोटो ले सर, कितना सबूत जुटाएं? ये ईवीएम का फोटो लेने का मामला है ही नहीं। जवाब देना चाहिए कि ईवीएम रिचार्ज कैसे हो रहा है, इसका जवाब चाहिए बस। हम फोटो क्यों लें? मैं अपनी सोच इस तरह से रख रहा हूं। आप हम माने पूरे सिस्टम में चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने के बजाय जो दूसरे पार्टी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप कह रहे हैं एहतियात बरतो। तो मैं इस थ्योरी को क्यों मानूं, क्यों एहतियात बरतूं? मैं तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने का सिस्टम को मजबूत करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जवाब दे कि कैसे हुआ। हम उसका फोटो लेने के लिए ना ले तो हम गुनाहगार हो गए। सारी गलती इसलिए हुई कि फॉर्म 17C नहीं भरा गया या हमारे पास इकट्ठा नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।